वेलकम। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि गणित की शिक्षा को कैसे रियल लाइफ से जोड़ा जा सकता है और क्यों जोड़ना है। अगर आपको याद हो एनसीएफ 2005 जो हमने पढ़ा है पिछली कुछ वीडियो में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई कि गणित की शिक्षा को, और सिर्फ गणित की नहीं सभी विषयों की शिक्षा को डेली लाइफ से जोड़ना है। तो बच्चे की घर की जिंदगी को उसकी स्कूल की जिंदगी से जोड़ना है। इस तरह से जोड़कर पढ़ाने से बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है, कॉन्सेप्ट उनके अच्छे बनते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि कैसे रियल लाइफ से जोड़ के सिखाया जा सकता है। कुछ सब्जेक्ट्स मतलब मैथ्स के कुछ अलग अलग टॉपिक्स का एग्जांपल लेके देखेंगे कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो कौन सा उदाहरण आप ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स एंड रियल लाइफ। एंड रियल लाइफ। तो मैथ्स जब हम सिखाते हैं तो हमें उसको रियल लाइफ से जोड़कर सिखाना है। उस जोड़कर सिखाने से बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं, ऐसा मानता है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और सिर्फ मानता नहीं है, ऐसा सही भी है। अगर किसी चीज के एग्जाम्पल ऐसे दिए जाए जहां पे बच्चे को जोड़ दिया जाए, उस जो भी मैथ्स में टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको किसी और चीज से, रियल लाइफ से, स्पेशली बच्चे की घर की जिंदगी से, घर के उदाहरणों से, तो बच्चे बहुत ही अच्छा सीखते हैं। तो इसको इस तरह से पढ़ाने को सबसे पहले तो एक टेक्निकल टर्म से जाना जाता है। पहले हम वो टेक्निकल टर्म सुन लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको कहा जाता है इंटर डिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है इंटर डिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन? हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर विषयी अनुदेशन। क्या होता है अंतर विषयी अनुदेशन? देखिए, अनुदेशन इंस्ट्रक्शन का मतलब है पढ़ाना या सिखाना। जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट बिल्कुल उससे अलग रख रहे हैं तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, मैथ्स का उदाहरण लेते हैं, तो मैथ्स जब हम पढ़ रहे हैं तो मैथ्स को हम यूज करते हैं साइंस में, मैथ्स को हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और हर जगह यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो ये जो एक सब्जेक्ट को जब दूसरे सब्जेक्ट से जोड़कर आप पढ़ाते हो, एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, आप दूसरे विषयों के उदाहरण लेते हो, उसको हम बोलते हैं अंतर विषयी अनुदेशन या इंटर डिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन, जहां पे हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ देते हैं। और इस तरह का जुड़ाव बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देता है, उनको और अच्छे से सिखाता है। तो ये बहुत जरूरी है। जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ाएं तो समझें कि मैथमेटिक्स को इंटर डिसिप्लिनरी तरीके से पढ़ाना ज्यादा अच्छा है, बजाय कि उसको बिल्कुल अलग थलग करके पढ़ाने से। अगर आप मैथ्स को बिल्कुल अलग थलग रखोगे बाकी विषयों से तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह से मैथ्स हमें और जगह हेल्प कर सकता है। बट अगर आप कंबाइन करके, इंटररिलेट करके, जोड़कर सिखाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से सीखना जो है, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो कि आप बच्चों को अच्छे से सिखा पाए। तो चलिए उदाहरण लेते हैं कुछ विषयों के, मैथ्स के ही कुछ टॉपिक्स के, कि मान लीजिए आप वो टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो टॉपिक पढ़ाते हुए आप किस तरह से पढ़ाएं कि बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस, भिन्न। मान लीजिए आप बच्चों को फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हैं और आपने स्टार्ट कराया है पढ़ाना, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हर चीज, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे ये टॉपिक हो, चाहे और कोई टॉपिक हो, तो हमें बच्चों को स्टार्ट कराना है डेली लाइफ का एग्जांपल लेके। और वो डेली लाइफ के एग्जांपल लेकर जब आप स्टार्ट कराएंगे बच्चे अच्छे से सीखेंगे। तो फ्रैक्शन में डेली लाइफ के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? बहुत ही कॉमन है, चॉकलेट हो सकता है, सारे बच्चों को पसंद भी होती है चॉकलेट। तो जब आप चॉकलेट का एग्जांपल लेंगे तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनेंगे कि चॉकलेट की बात की जा रही है। तो बच्चों को बोलो ठीक है, एक चॉकलेट मान लीजिए आपके पास है और इस तरह से होती है चॉकलेट, जनरली आप लोगों ने देखी होगी। तो इसमें देखो कितने हिस्से हैं, 8 हिस्से हैं, और इन 8 में से आपने मान लो 3 हिस्से खा लिए, तो अब आपके पास कितने बचे रह गए? 5 बचे रह गए। कितने में से? 8 में से। तो आप फ्रैक्शन पढ़ाते बच्चों को समझा रहे हो, 5 बचे रह गए और कुल हिस्से थे 8। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं भिन्न या फ्रैक्शन। तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो चॉकलेट का, बहुत ही अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा जब आप इस तरह के एग्जांपल लेके समझाओगे। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत ही कॉमन है फ्रैक्शन के एग्जांपल। तो आप पिज्जा का एग्जांपल ले सकते हो कि एक पिज्जा है और उस पिज्जा में ऐसे पीसेस होते हैं, आप सबने देखे ही होंगे ऑब्वियसली।
कि पिज्जा कैसा होता है। तो पिज्जा है और उसमें ऐसे से पीसेस हैं, तो इसमें देख सकते हैं आपको 6 हैं। और बच्चों से कहा गया कि ठीक है आपके पास ऐसा एक पिज्जा था, आप 2 फ्रेंड्स हो और आप दोनों खा रहे हो, तो पहले एक स्लाइस आपने खाया, दूसरा स्लाइस आपके दोस्त ने खाया, फिर तीसरा आपने, चौथा उसने, पांचवा आपने, छठा उसने, तो एक को 3 स्लाइस खाने को मिले 6 में से, तो आपने कितना हिस्सा खाया पिज्जा का। इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो आप बच्चों को सिखा सकते हो कि क्या होता है फ्रैक्शन डेली लाइफ का एग्जांपल लेके, जो कि बहुत ही अच्छे से सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से हम सिखा सकते हैं फ्रैक्शंस को डेली लाइफ का एग्जांपल लेके। तो आपको भी यूज करना है, बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत इंटरेस्ट लेके वो सीखेंगे। अब हम बात करते हैं बहुत ही आसान सी चीज, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी मान लो छोटी क्लास को आप सिखा रहे हो और आप शेप सिखा रहे हो, तो आप शेप्स के बारे में बच्चों को बताना चाहते हो कि बच्चे खुद शेप्स को पहचाने, उनकी प्रॉपर्टीज को, गुणधर्मों को पहचाने कि इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 6 भुजाएं हैं, या इसमें कोण है, और ये सब चीजें। तो क्या कर सकते हैं, देखिए शेप्स हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। आप कहीं चले जाइए, आप क्लासरूम में देख लीजिए चारों तरफ बहुत सारी शेप्स हैं, आप अपने घर में देख लीजिए चारों तरफ बहुत सारी शेप्स हैं, आप पूरे स्कूल में घूम घूम कर देख लीजिए बहुत सारी शेप्स हैं। तो जब शेप्स पढ़ा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हो, बच्चों से ही पूछो क्लास में या फिर स्कूल में या फिर घर में बच्चों ने इन 3 जगह कौन कौन सी शेप्स देखी, और बच्चे खुद बताएंगे कि हमने ये देखा, ये इस तरह का था। क्लासरूम का एग्जांपल अगर हमने बच्चों से पूछा जा सकता है, अच्छा ये जो बोर्ड है ये कैसा है, ये चौकोर है ना, जो पंखा है ऊपर इसके बीच में जो गोल सा हिस्सा है ये गोल है ना, इसका अगर हम बात करें डस्टर की तो डस्टर चौकोर सा है, अगर हम बात करें मार्कर की तो ये गोल सा है। तो शेप्स बहुत कॉमनली आपको क्लास में मिल जाएंगी, क्लास से भी ज्यादा फिर स्कूल में मिल जाएंगी। आप जैसे स्कूल में ग्राउंड में जाते हैं, वहां पे पेड़ पौधों की पत्तियों को दिखा सकते हैं कि देखो इनकी कैसी शेप है। आप घर जाते हैं तो घर में तो बर्तन भी होंगे, बर्तनों की शेप दिखाई जा सकती है, बहुत सारा फर्नीचर होगा, फर्नीचर में शेप्स दिखाई जा सकती हैं। तो शेप्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, और हम शेप्स पढ़ाते हुए बहुत ही आसानी से बच्चों को डेली लाइफ के उदाहरण देकर समझा सकते हैं। तो शेप्स पढ़ाते हुए भी आप बच्चों को उदाहरण देकर बहुत अच्छे से समझा सकते हो, डेली लाइफ के उदाहरण देकर। यहां कहें आप डिसिप्लिन को जो भी पढ़ा रहे हो उसको इंटरडिसिप्लिनरी कर सकते हो, अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ाने का तरीका अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़कर सिखा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की, कि आपने ज्योमेट्री सिखा ली, ठीक है, अब आप बच्चों को सिमेट्री सिखा रहे हैं। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री कि जैसे मैं एक ड्रॉइंग कर देता हूं, जैसे कि ये है ए, इस ए के बीच में अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं और इसको ऐसे फोल्ड करूं तो ये पूरा फोल्ड हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा। तो ऐसी शेप्स को कहा जाता है सिमेट्रिकल शेप्स। तो सिमेट्रिकल शेप्स पहले तो शेप्स पढ़ाते हुए भी आप बता सकते हो, बट अगर आप सिमेट्री पढ़ा रहे हो और आपने शेप्स नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, आप ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले सकते हो कि देखो मेरे 2 हाथ हैं, ये जो 2 हाथ है मेरे, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं एक के ऊपर अगर दूसरा हाथ रखूं ये पूरा एक दूसरे को ढक लेगा। देखो मेरे पास 2 आंखें हैं बिल्कुल एक जैसी। तो इस तरह की शेप्स आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। अगर ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं भी पढ़ाई हैं तो सिमेट्री का एग्जांपल आप मतलब ह्यूमन बॉडी का ले सकते हो, बहुत ही आसान है। ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेकर बच्चों को शेप्स पढ़ाना और सिमेट्रिकल शेप्स पढ़ाना। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ह्यूमन बॉडी साइंस का टॉपिक हो सकता है, एनवायरमेंटल स्टडीज का, बायोलॉजी का टॉपिक हो सकता है, बट आप पढ़ा रहे हो सिमेट्री मतलब मैथ्स का टॉपिक ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेके। तो जब आप इस तरह से पढ़ाओगे, पहली चीज बच्चे इंटरेस्ट लेके सुनेंगे, दूसरी चीज आपका इंस्ट्रक्शन इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, आपका पढ़ाने का तरीका अलग अलग विषयों को जोड़कर पढ़ाने वाला है, और इस तरह से जनरली बच्चे अच्छे से सीखते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं एक और चीज का। अभी तक हमने शेप्स की बात करी, फ्रैक्शन की बात करी, अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। अगर आप परसेंटेज पढ़ा रहे हो बच्चों को, और परसेंटेज का टॉपिक बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, तो परसेंटेज पढ़ाते हुए आप क्या ऐसा कर सकते हो कि बच्चों को समझ में आए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, क्या ऐसा कर सकते हो कि उनकी डेली लाइफ से हम कनेक्ट करें। ये कनेक्ट करना भी बहुत आसान है। अब परसेंटेज की अगर हम बात करें, आप सब ने सुना होगा कि डिस्काउंट मिल रहा है, बच्चों ने भी सुना होता है, सेल चल रही है, 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है 10% का।
तो यहां से आप जब बच्चों को बताओगे कि ये जो परसेंटेज में डिस्काउंट मिल रहा है इसका क्या मतलब है, या सेल चल रही है और 50% ऑफ है इसका क्या मतलब है, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वहां से स्टार्ट होगा। तो आप परसेंटेज अगर पढ़ा रहे हो तो इस तरह से स्टार्ट करो बच्चों को, और बच्चों को बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा परसेंटेज में। आप इसके अलावा और सब्जेक्ट मतलब मैथ्स के और जो विषय है, उप विषय, टॉपिक्स, मैंने तो यहाँ पे 4 ही लिए, बट आप और सोच सकते हो, और सिर्फ और नहीं, अनलिमिटेड सोच सकते हो। हर विषय, उप विषय पर जाकर आप खुद सोचना कि इस सब टॉपिक को पढ़ाते हुए मैथ्स में मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूं या दे सकती हूं बच्चों की डेली लाइफ से। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आप बहुत सारे मतलब अच्छे से, मतलब आपको 2 फायदे होंगे। पहली चीज, सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है, बहुत कॉमन है। दूसरा, एज अ गुड टीचर, मतलब एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको बहुत जरूरी है ये, आप बच्चों को सही में स्टार्ट करवा पाओगे, सही में उनका इंटरेस्ट डेवलप कर पाओगे, सही में इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाओगे, तो बहुत जरूरी है। तो प्लीज मैथ्स में जितने टॉपिक आप सोच सकते हो सबके लिए सोचो कि क्या डेली लाइफ का एग्जांपल लेकर मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ठीक है, एक आध एग्जांपल मैं चलो और लेता हूं कोई सा। जैसे आप मान लो पढ़ा रहे बच्चों को ग्राफ पढ़ाते हुए भी बहुत आसान है बच्चों के लिए, मतलब बच्चों की डेली लाइफ से एग्जांपल लेना। आप में से काफी लोग क्रिकेट देखते होंगे आजकल, मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं क्रिकेट भी, फुटबॉल भी टीवी में बहुत इजीली, बट सिर्फ देखते नहीं, जब हम देख रहे होते हैं तो बीच बीच में ना ग्राफ्स आ रहे होते हैं, आप सबने नोटिस किया होगा। तो ग्राफ के लिए आप क्रिकेट मैच का या किसी भी और मैच का एग्जांपल ले सकते हो। बच्चों से ही पूछो कि बच्चों आप जब मैच देखते हो तो आपने देखा होगा बीच बीच में ना ग्राफ आते रहते हैं, कुछ दिखा रहे हैं ऊपर नीचे, ये डंडे से खड़े हुए हैं, ये सब क्या है, ये ग्राफ है। क्रिकेट मैच में ग्राफ क्या दिखा रहा है वो समझाओ, बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आएगा ग्राफ क्या होता है। सिर्फ क्रिकेट मैच का एग्जांपल नहीं ले सकते, बच्चे अगर न्यूज देखते हैं तो मॉनसून, जो मॉनसून न्यूज है, मौसम की जो खबरें हैं, वो बहुत हेल्प कर सकती हैं ग्राफ समझाने में, क्योंकि उसमें भी ग्राफ बने आते हैं कि एक दिन बारिश इतनी हुई थी, अगले दिन इतनी हुई, या हवाएं किस स्पीड से चल रही, बहुत सारी चीजें, बट उनमें ग्राफ से दिखाते हैं। तो ग्राफ वहां पे बने हुए हैं, ग्राफ क्रिकेट मैच में बने हुए हैं। तो अगर आप बच्चों को ग्राफ का टॉपिक पढ़ा रहे हो, बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा सीखना। अगर आप क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले रहे हो, बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाएगा सीखना। अगर आप न्यूज का एग्जांपल ले रहे हो, मॉनसून मौसम की न्यूज का, ठीक है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स, 5 दे दिए मैंने। अब बाकी आप खुद सोचिए कि कौन से ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जो हम बच्चों को कोई भी टॉपिक मैथ्स का स्टार्ट करने में यूज कर सकते हैं। डेली लाइफ के होने चाहिए मगर वो एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो आप सोचना कि बच्चों को इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाते हुए मैं क्या डेली लाइफ का एग्जांपल देके स्टार्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो आप लोग क्वेश्चंस निकाल लीजिए, जो आपको इस वीडियो के साथ पीडीएफ मिला हुआ है वो निकाल लीजिए, और हम डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन जो कि पुराने सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आप भी खोल लीजिए क्वेश्चंस, मैं भी निकाल लेता हूं। हाँ जी, तो मैथ्स और डेली लाइफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक टीचर जो है वो दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग, ये विषय है, मतलब इसके ऊपर टीचर ने बोला है कि गणित में पत्रिका तैयार कर रहे हैं हम और उसमें आपको आर्टिकल देना है। अब वो कह रहे हैं यह गतिविधि किसको बढ़ावा देती है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा, टीचर टेस्ट थोड़ी ले रही है, परीक्षा तो नहीं हो रही है। दूसरा कह रहे हैं अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर दे रही है। कुछ हद तक ठीक है कि बच्चों को मौका मिल रहा है कि वो अपनी नॉलेज शो कर सके, बट बहुत अच्छा नहीं है। तीसरा कह रहे हैं गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता कर रही है, गणित को सीखने में नहीं, बच्चों से बोला गया कि आप आर्टिकल लिख कर लाओ। चौथा कह रहे हैं गणित की संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें दे रखी हैं, गणित की संकल्पनाओं और अनुप्रयोग, साथ में ऑप्शन नंबर 2 भी दे रखा है, दोनों को जोड़ के। तो दूसरा ऑप्शन भी जोड़ दिया इसमें, साथ में इसका चौथे का कुछ पार्ट खुद का है। तो चौथा ऑप्शन सबसे बढ़िया है कि अगर बच्चों को आप बोलो कि मैथमेटिक्स की जो डेली एप्लीकेशन है उनके ऊपर आर्टिकल लिखो मैथ्स के जर्नल में, तो बच्चे अपनी नॉलेज तो शेयर कर ही रहे हैं, बट साथ साथ वो सोच रहे हैं कि क्या यूज है किसी चीज का लाइफ में, तो बच्चों को ये भी समझ में आ रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है और उसमें कुछ लोअर क्लास की बात की है, 4th क्लास की। उसमें चैप्टर के नाम ऐसे हैं, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो कह रहे हैं ये नाम जो है पहले ऐसे नाम नहीं होते थे, तो हमने चेंज क्यों किया है। हमने चेंज इसलिए किया है क्योंकि हम अपने इंस्ट्रक्शन को इंटरडिसिप्लिनरी कर रहे हैं। मतलब अब हम बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं, ये समझाते हुए
कि जो गणित वो पढ़ रहे हैं वो डेली लाइफ से कैसे जुड़ा है। तो चैप्टर का नाम इसलिए कबाड़ी वाला रखते हैं क्योंकि कबाड़ी वाला जो है वो हर रोज मैथमेटिक्स का यूज करता है। जो भोपाल की सैर है, सैर करने में भी मैथ्स इन्वॉल्व है। आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन की स्पीड से जा रही है, कितनी दूर जा रही है, कितने किलोमीटर दूर जा रही है, उसमें टाइम कितना लग रहा है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो ये सब चीजें हैं। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर हो गया थर्ड, ध्यान से पढ़िए थर्ड ऑप्शन, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बना रही है। बिल्कुल ठीक, गणित की पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के नाम दैनिक जीवन से जोड़ रहे हैं गणित को और उनको रोचक भी बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हो गया 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भिन्नों की अवधारणा को परिचित कराने के लिए शिक्षक कैसे शुरुआत कर सकता है। भिन्न का उदाहरण तो मैंने दिया ही है आपको कि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप चॉकलेट, मतलब बच्चों के ऐसी चीजों का एग्जांपल हो जो बच्चे देखते हैं घर में। तो यहां पे आंसर होगा पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। तो बच्चों के आसपास की टॉपिक शुरू होगा और इसी तरह से सारे टॉपिक शुरू होंगे, चाहे कोई सा भी ये टॉपिक हो या कोई और टॉपिक हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं आकार पढ़ाते समय, तो टीचर पढ़ा रहे हैं शेप्स, एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की योजना पढ़ाई जा रही है, शेप्स ले जाया गया हिस्टोरिकल प्लेस पे। देखिए शेप्स पढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया क्लास का हिस्सा है, स्कूल का हिस्सा है, घर का हिस्सा है, शेप हर चीज का हिस्सा है। तो जब आप बच्चों को शेप्स पढ़ाते हुए कुछ भी कराओ घर में, स्कूल में या हिस्टोरिकल प्लेस में, तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझा रहे हो कि आकार, शेप्स हर जगह हैं, और दूसरा आप पढ़ा इस तरह से रहे हो कि हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके गए वो हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है, आप ताजमहल ले गए बच्चों को, पढ़ा रहे हो आप मैथमेटिक्स। तो हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। हम इस तरह से सिखा रहे हैं कि बच्चे जोड़ पा रहे हैं अलग अलग विषयों को आपस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 कि आकार हर वस्तुकला का अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्रा विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती है। देखिए संबंध भी अलग अलग विषयों के आपस में बन रहे हैं और आकार तो हर जगह का हिस्सा है ही। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे बोला कि एक मानचित्र है, उसका पैमाना है, मानचित्र में इतनी दूरी है तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, ये सब निकालना है। ये समस्या कैसे, देखिए मैप जो है, मैप ज्योग्राफी में यूज होते हैं, सोशल साइंस में यूज होते हैं, और यहाँ पे मैप का क्वेश्चन मैथ्स में है कि मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मैप में डिस्टेंस छोटा रह जाता है तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। कैलकुलेशन तो बच्चे कर लेंगे बट उनको समझ में आ रहा है कि मैप बनाने में, मतलब ज्योग्राफी के लिए भी मैथ्स की जरूरत है। तो बच्चों को समझ में आ रहा है कि अलग अलग विषय आपस में जुड़े हुए हैं, या टीचर अगर ऐसा कर रहे हैं तो टीचर क्या कर रहे हैं, अपने पढ़ाने के तरीके को इंटरडिसिप्लिनरी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 5, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, अब वो कह रहे हैं वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित किन मूल्यांकन योजनाओं का, मतलब आप किस तरह की एक्टिविटीज करोगे कि अलग अलग विषयों को आप इंटर रिलेट कर दो। सर्वे, प्रोजेक्ट, चेकलिस्ट। अब पहले ऑप्शन में जो चेकलिस्ट है ये गलत है, चेकलिस्ट से इंटर रिलेट नहीं कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन में जांच सूची और मौखिक परीक्षा दोनों ही गलत है, इनसे नहीं कर पाओगे इंटर रिलेट। क्षेत्रीय भ्रमण क्या होता है, अलग अलग जगह इसको लेके जाना बच्चों को, जैसे अभी हमने हिस्टोरिकल प्लेस पे ले जा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, शेप्स एग्जांपल देखा। सर्वेक्षण, बच्चे खुद सर्वे करें, खुद डेटा कलेक्ट करें, हाँ घर घर जाके करेंगे, जब वो डेटा कलेक्ट तो उनको समझ में आएगा कि कैसे जुड़ा हुआ मैथ्स। परियोजना, प्रोजेक्ट से भी बच्चों को काफी अच्छे समझ में आएगा। तो तीसरे ऑप्शन में तीनों चीजें सही हैं। चौथे ऑप्शन में गलत है मौखिक परीक्षा, पहले ऑप्शन में गलत है जांच सूची, दूसरे ऑप्शन में गलत है मौखिक परीक्षा और जांच सूची, क्योंकि इनसे नहीं होता है इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन। तो आंसर सही हो गया 6th का थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, अब इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी, ये जो समस्याएं दी हुई हैं, कौन सी समस्या इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी वो होती है जहां पे एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ता है। तो पहले में कह रहे हैं भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। झंडा पॉलिटिकल साइंस का है, ड्राइंग अलग आ गया, बनाना है उसको, और फिर उसमें आपको सिमेट्री पहचाननी है, मैथ्स भी आ गया। तो ये तो दिख ही रहा है इंटरडिसिप्लिनरी है, बट बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरे में सिर्फ मिरर इमेज बनानी है, तीसरे में सममित रेखाओं का नंबर बताना है दी गई आकृति में, और चौथे में एक सममित रेखा खींचनी। बाकी सब में ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि हमें दिखे कि और भी कोई सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, बट झंडे का आरेख बनाने में झंडा पॉलिटिकल साइंस
आरेख बनाना ड्राइंग, और फिर सममित रेखाओं को पहचानना मैथ्स। 3 सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया फर्स्ट। 7th का आंसर हो गया फर्स्ट, जहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पहला जो ऑप्शन है ये है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखो आप ध्यान से, बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं कि बच्चों को टॉपिक पढ़ाया जा रहा है एक चरघातांकी, मतलब पावर वाला, एक्सपोनेंट वाला, जैसे कि 10⁻³ का मतलब 1000 होता है। ये वाला टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और पढ़ाने के दौरान ये उदाहरण दिए गए। पढ़ाने के दौरान बच्चों को उदाहरण दिए गए, और उदाहरण क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848। कंप्यूटर में जो चिप लगती है उसके अंदर जो तार होता है उसका व्यास कितना है, और जो पौधों की कोशिका होती है उसका साइज कितना है। तो ये सब दिया गया है। अब कह रहे हैं जो उदाहरण दिए गए हैं ये क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन कह रहे हैं संख्याओं की परिशुद्धता, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताएं। यहाँ पे ये तो गलत है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 लाख से थोड़ी सी कम होती है, 2,97,000 ऐसा कुछ नंबर है। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। रिफ्लेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी, ये हो सकता है आंसर, क्योंकि ध्यान से देखिए प्रकाश की चाल फिजिक्स साइंस में आता है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ज्योग्राफी में आता है, कंप्यूटर का है अगला पॉइंट, और तीसरा है बायोलॉजी। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट वाला, सब्जेक्ट के एग्जांपल नहीं जा रहे हैं अलग अलग। तो इंटरडिसिप्लिनरी वाला आंसर है सेकंड, बट हम बाकी भी देख लेते हैं। थर्ड कह रहे बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए है, ऐसा नहीं है। चौथा कह रहे हैं टीचर को पहचानने में आसानी होगी कि कौन अच्छा विद्यार्थी और कौन ब्राइट स्टूडेंट है और कौन नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से सिखाया जा रहा है, ये है आंसर। तो ये था मैथमेटिक्स और रियल लाइफ की, कैसे आप जब मैथ्स बच्चों को पढ़ाएं तो रियल लाइफ के एग्जांपल्स लें जिनसे बच्चों को अच्छा समझ में आए। फिर एंड में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि सीटेट के ही पुराने क्वेश्चन हैं, जिससे आपको समझ में आए कि इस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपका ये टॉपिक काफी अच्छा होगा। आप सीटेट में अगर क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से तो आप काफी अच्छे से कर पाएंगे।